डाइपोल है। तो आप याद कीजिए कि शॉर्ट डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, मान लेते हैं इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन मैटर करता है, उसको ध्यान में रखना है। ओके, अब हमारे पास मान लेते हैं कि ये जो डाइपोल है उसका लेंथ है L। अब हम किसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डाइपोल के सेंटर से, तो सारा डिस्टेंस कहां से मेजर होता है? डाइपोल के सेंटर से। सो डाइपोल से सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है r। तो शॉर्ट डाइपोल कहने का मतलब है कि स्मॉल r इज मच मच ग्रेटर देन l, है कि नहीं? ओके, पहली बात। दूसरी बात, यहां का पोटेंशियल क्या होता है? अगर ये शॉर्ट डाइपोल है तो हम डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं और यहां का पोटेंशियल हो जाता है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। पी क्या होता है? पी होता है डाइपोल मोमेंट, की आपको पता है कांस्टेंट होता है, आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट, और थीटा क्या होता है? ठीक है, थीटा हमेशा हम क्या करते हैं? थीटा हम मेजर करते हैं उस लाइन का जो कि उस पॉइंट को कनेक्ट कर रही है फ्रॉम द सेंटर विद द डाइपोल एक्सिस। तो ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो अगर पोटेंशियल निकालना है तो स्केलर क्वांटिटी है, कोई टेंशन ही नहीं है, वैल्यूज डालिए, आंसर आ जाएगा। करेक्ट? ओके, अब फील्ड कैसे निकालते हैं? फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले एक कंपोनेंट जो हम लेते हैं वो होता है रेडियल कंपोनेंट, जिसको हम कहते हैं ई आर। तो ई आर हमेशा हम कैसे लेते हैं? रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद इसके एक परपेंडिकुलर हम कंपोनेंट लेते हैं जिसको हम कहते हैं ई थीटा। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे भी हो सकता है। तो कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लेते हैं? ध्यान दीजिए कि जो एंगल हम मेजर करते हैं वो हमेशा कहां से मेजर करते हैं? फ्रॉम द डाइपोल एक्सिस। यानी कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उससे हमें थीटा मेजर करना है। तो जो हमने थीटा मेजर किया वो कैसा मेजर किया? एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया। यानी कि यहां पे भी हमें कैसा जाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा ई थीटा, है कि नहीं? ओके, ई आर का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है? वो आता है केपी 2 kp कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और ई थीटा का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है? वो आता है केपी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, तो अगर आपको ई आर और ई थीटा मिल गया तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कहानी होती है डाइपोल की। लेकिन कॉशन, ओनली अगर ये शॉर्ट डाइपोल दिया हुआ है तभी आप ये रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं, वरना आप ये रिजल्ट्स यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो अब तो सिर्फ फॉर्मूला है और फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हमारे पास क्या दिया हुआ है? डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है I प्लस 3J, यानी कि यहां 1 यूनिट और यहां √3 यूनिट। यानी कि ये जो डाइपोल का डायरेक्शन है ये कुछ ऐसा डायरेक्शन है। ठीक है, और आराम से हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू पी वाई बाई पी एक्स करके आप यहां से एंगल निकाल सकते हैं। तो साफ मुझे दिख रहा है कि ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये डाइपोल का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है। अब हमारा पॉइंट कहां है? हमारा पॉइंट यहां पे है। तो हम क्या करते हैं? इसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल लेते हैं। डाइपोल का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि 2 यूनिट्स। तो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया। ओके, अब ये डिस्टेंस है r, ये कितना हो जाएगा? सिंपल दिख रहा है, ओरिजिन पे डाइपोल है और ये पॉइंट कितने पे है? 2,0 पे है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल कितना हो गया? 2 यूनिट्स। करेक्ट? ओके, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल हो जाएगा केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के को के टर्म्स में ही डाल देते हैं। ठीक है, आंसर हम के टर्म्स में ही निकालना है। पी का वैल्यू है 2, कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री हो जाएगा हाफ, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि मेरा आंसर आ गया k/4 यूनिट्स। ठीक है, तो पोटेंशियल यहां का हमने बड़े आराम से कैलकुलेट कर लिया। इसमें कोई तकलीफ? आई होप इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। ओके, क्लियर? ऑल राइट, चलिए अब
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट ऐसा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जो एंगल हमने मेजर किया है वो कैसा मेजर किया है? क्लॉकवाइज। तो यहां पे भी जो ई थीटा हम लेंगे वो कैसे लेंगे? क्लॉकवाइज। ठीक है, डाइपोल मोमेंट से, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से हमेशा एंगल मेजर करना है। तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज, यानी ई थीटा भी हमने कैसा ले लिया? क्लॉकवाइज। तो ई आर का वैल्यू कितना आ जाता है? ई आर का वैल्यू आ जाता है 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू फटाफट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2k, पी का वैल्यू कितना? पी का वैल्यू 2, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यानी कि 2 क्यूब। तो ये 2 और ये 2 गया तो बचा कितना? यहां पे हमारे पास k/4 बच गया। करेक्ट, ओके। फिर अब ई थीटा निकाल लेते हैं। ई थीटा कितना हो जाएगा? ई थीटा हो जाएगा kp sin थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो p का वैल्यू कितना? p का वैल्यू 2 sin थीटा, sin 60 डिग्री कितना? √3 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे क्या हो जाएगा? 2 क्यूब यानी कि 8। तो ये गया, तो ये कितना आ गया? √3k/8। यानी कि फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे लिख सकता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है, या एक्स कंपोनेंट नहीं, सॉरी, जो रेडियल कंपोनेंट है वो k/4 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है √3k/8। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन निकालने को कहता तो डायरेक्शन भी आप यहां से निकाल सकते थे, लेकिन यहां क्या कहा गया है? सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो हम क्या कर देंगे? दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे और अंडर रूट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा k/4 का स्क्वायर प्लस √3k/8 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। क्लियर है? ठीक है, कैलकुलेशन नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे, बट अभी के लिए आई होप दिस इज क्लियर। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर कैलकुलेशन करते हैं। ऑलराइट, तो कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारे पास कितना है? k/4 का स्क्वायर प्लस √3k/8 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो यहां से क्या क्या कॉमन है? k/4 कॉमन है, तो k/4 को बाहर निकाल लेते हैं। सॉरी, k/4 स्क्वायर कॉमन है, तो बाहर आके कितना हो जाएगा? ये k/4 हो जाएगा, और अंदर कितना बचेगा? अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा k/4, ये हो जाएगा 3/4, ऐड करें तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7/4, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा √7k डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। करेक्ट, ओके। अब एक काम हम यहाँ पे ये कर सकते थे कि डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? अगर ई आर हमारे पास है k2kp/r³ इंटू कॉस थीटा, और ई थीटा है हमारे पास kp/r³ इंटू साइन थीटा, तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा kp/r³ अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम डायरेक्टली इसको यूज करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे, बट मेरा पर्पस था आपको पूरी चीज रिवाइज करा देना। ठीक है, अब जो आपको पसंद आए वो आप यूज कर लो। ठीक है, ऑब्वियसली इस केस में ये डायरेक्टली यूज करना बेटर था क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था। ऑलराइट, तो ये क्लियर अगर है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आंसर चेक कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ओके, तो चेक करते हैं अपना आंसर। ऑलराइट, आंसर मैच कर रहा है तो दिस इज परफेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर द सिचुएशन शोन इन द फिगर बिलो, assume r is much greater than the length of dipole, मतलब ये शॉर्ट डाइपोल है। मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी कि ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं? एक एक करके सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं कौन सा ऑप्शन ले रहा हूं? फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल। ठीक है, अगर ऑप्शंस देखें तो हमें निकालना क्या क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0, फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज अप्रोक्सीमेटली इतना। ठीक है, तो बेसिकली क्या निकालना है? फोर्स निकालना है डाइपोल के ऊपर, और दूसरा क्या निकालना है? हमें टॉर्क निकालना है डाइपोल के ऊपर। करेक्ट, तो मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी
निकालना है। ऑलराइट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं। ओके, फोर्स कैसे निकालें? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज करते हैं क्योंकि वो इजियर होगा इस केस में। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, ई के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा, तो वहां से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और उसको फिर आई एम सॉरी, इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स निकाल सकते हैं और फिर उसका कंपोनेंट्स लेके फिर फाइनल फोर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है, बट क्योंकि ये शॉर्ट डाइपोल है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। ओके, कैसे उठाएं इसका फायदा? अब एक शॉर्ट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, ये हम पता कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो वो अगर हम पता कर लें तो फोर्स ऑन द चार्ज निकाल लेंगे। और न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है कि फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन द चार्ज, है कि नहीं? तो हमने सिंपल काम क्या कर लेना है, हमें क्यू के ऊपर फोर्स निकाल लेना है, जो डाइपोल के ऊपर फोर्स होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट ही तो होगा। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये है हमारा डाइपोल का सेंटर, तो यहां से ई आर आएगा ऐसा, है कि नहीं? और डाइपोल से जो ये एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री, यानी कि ई थीटा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये ई आर कितना हो जाएगा, ई आर हो जाएगा 2 kp अपॉन आर क्यूब इंटू कॉस 90 डिग्री, यानी कि 0। करेक्ट, और ई थीटा कितना हो जाएगा, ई थीटा हो जाएगा हमारे पास kp अपॉन आर क्यूब इंटू साइन 90 डिग्री, यानी कि सिंपली हो जाएगा kp अपॉन आर क्यूब। ओके, यानी ई आर नहीं होगा। ठीक है, और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्यों स्टैंडर्ड रिजल्ट है? क्योंकि ये डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन है। ठीक है, ये क्या है, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये लाइन गिर रही है या ये पॉइंट गिर रहा है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। अगर इसके एक्सिस के अलॉन्ग कोई पॉइंट होता है तो उसको हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, ई आर नहीं होता है। ठीक है, और रीजन भी अपने को समझ में आ रहा है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, केपी अपॉन आर क्यूब। तो अब इसको क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि आंसर उस फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब इसके ऊपर जो फोर्स होगा, अज्यूमिंग कि क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अज्यूमिंग क्यू पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू ई थीटा, यानी कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो हो जाएगा क्यू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये किसके ऊपर है, ये क्यू के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि डाइपोल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगेगा लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं? यानी कि मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा पी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और डायरेक्शन अपवर्ड्स, है कि नहीं? क्लियर? तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑलराइट, डन। ओके, अब बात करते हैं टॉर्क की। तो एक डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, एक डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, वो होता है P क्रॉस E, है कि नहीं? याद कीजिए, डाइपोल के ऊपर टॉर्क होता है P क्रॉस E। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि इस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर। और डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, यानी कि हम आराम से क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P इंटू ई का वैल्यू हम लिख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया, और साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री भी आ जाएगा। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, पी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, डायरेक्शन निकालना बहुत सिंपल है। तो अगर मैं आपके हिसाब से सोचूं तो पी ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो कैसे कर्ल करूंगा मैं अपने फिंगर्स, ऐसे कर्ल करूंगा, तो क्या डायरेक्शन आएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो यहां पे जो टॉर्क होगा वो कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। आ गया। तो मैग्नीट्यूड है पी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और टॉर्क है क्लॉकवाइज, यानी कि हमने फोर्स और टॉर्क दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लिया। यानी कि अब ऑप्शंस चेक करते हैं, तो ऑप्शंस कौन से सही होंगे, ऑप्शंस बी और सी सही होंगे। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम इसमें? ऑलराइट, चलिए, तो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर रहे हैं और साथ साथ सारा कॉन्सेप्ट भी हम रिवाइज करते जा रहे हैं, और यही ऑब्जेक्टिव है इन सेशंस का।
ऑलराइट, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A charge q is carried from a point A r, 135 डिग्री, ठीक है। r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और 135 डिग्री मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो a कहाँ है? a यहाँ है। तो ये जो एंगल हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 135 डिग्री। टू पॉइंट B जो कि r डिस्टेंस पर ही है बट 45 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। फॉलोइंग अ पाथ विच इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो A टू B जो पाथ है वो एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। If the dipole moment is p, then find out the work done by the external agent, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे पॉइंट ए पे पार्टिकल रेस्ट पे है, पॉइंट बी पे भी पार्टिकल रेस्ट पे है। ऑब्वियसली कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हमें अज्यूम करने के लिए नहीं कहा गया है, यानी कि इनके बीच का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होगा अगर चार्ज और डाइपोल को एक सिस्टम ले लें। यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण वर्क डन नहीं है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, है कि नहीं। अब ए पे भी पार्टिकल रेस्ट पे है, बी के पे भी पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है। सॉरी, मैंने कहा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, नहीं मैंने गलत बोला, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कंजर्व नहीं कर सकते हैं, बट वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। आई एम टेकिंग दैट बैक, वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पे तो ऑब्वियसली लगा ही सकते हैं, ओके। तो ए पे भी पार्टिकल रेस्ट पे था और बी पे भी पार्टिकल रेस्ट पे है, इसका मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और कोई फोर्स है नहीं, ठीक है। तो सिर्फ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, और यहाँ पे डेल्टा के क्या है? जीरो। यानी कि हमें सिंपली क्या निकाल देना है? डेल्टा यू। डेल्टा यू हम कैसे निकाल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू जो होगा वो हो जाएगा क्यू डेल्टा वी। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं Q इंटू वी बी माइनस वी ए। तो अगर पॉइंट बी का पोटेंशियल हम निकाल लें इस डाइपोल के कारण और पॉइंट ए का पोटेंशियल निकाल लें इस डाइपोल के कारण, तो ये यूज करके हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं। डेल्टा यू निकाल दिया मतलब हमारा आंसर आ गया, ओके। तो चलिए इस काम को करते हैं, ओके। वी बी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे पता है डिस्टेंस यहां आर है और ये एंगल कितना है? ये एंगल है 45 डिग्री। यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस 45 डिग्री, करेक्ट। माइनस ये एंगल कितना है? ये एंगल है 135 डिग्री। डिस्टेंस तो वही आर है, लेकिन एंगल कितना हो गया? एंगल हो गया 135 डिग्री। ध्यान रखना है एंगल कैसे मेजर करना है, हमेशा डाइपोल के एक्सिस से, ओके। तो ये हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस 135 डिग्री। बस इसको निकाल लेना है। तो जो कॉमन टर्म्स हैं उनको निकाल लेते हैं। तो ये हो गया के क्यू पी अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 माइनस कॉस 135 डिग्री कितना होता है? वो -1/√2 होता है, यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा। यानी कि फाइनली मेरा आंसर कितना आ जाएगा? मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा √2 के पी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अगर आप इसको चाहें तो फटाफट नोट कर लीजिए। ऑलराइट, डन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। वैसे तो ये तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तरीका भी अच्छा है, लेकिन सॉल्व करने का एक और तरीका है। वो क्या तरीका है कि हम एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर एक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है
तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग माइनस पी डॉट ई, है कि नहीं? ओके, तो अगर हमें डेल्टा यू निकालना है तो बेसिकली हमें क्या करना है? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब पार्टिकल बी पे है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब पार्टिकल ए पे है। बस यही तो करना है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले यू बी निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज यहां पे आ जाएगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं? क्या होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इस केस में इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? वो क्लियरली दिख रहा है कि वो 135 डिग्री होगा, है कि नहीं? एंगल हमेशा कहां से मेजर करना है? डाइपोल एक्सिस से। तो यूबी का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस पी कितना है? पी है हमारे पास, पी दिया हुआ है क्वेश्चन में पी, और फिर ई कितना है हमारे पास? के क्यू बाई आर स्क्वायर, और कॉस 135 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉस 135 डिग्री हो जाएगा माइनस 1/√2। करेक्ट? कोई तकलीफ इसमें? क्लियर है बिल्कुल? ओके, अब क्या करना है हमें? अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना है ए के कारण। तो सारी चीजें वही होंगी, सिर्फ डिफरेंस क्या पड़ जाएगा? ये काफी गंदा हो गया डायग्राम, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ये है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये है 135 डिग्री। ठीक है, अब जब पार्टिकल ए पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये एंगल जब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी कि यूए कितना हो जाएगा? माइनस पी इंटू पी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस 45 डिग्री होगा 1/√2। करेक्ट? यानी कि यहां से अगर हम यू बी माइनस यू ए करें तो क्लियरली दिख रहा है कि मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप यू बी माइनस यू ए करें तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ओके, है कि नहीं? यानी कि दो तरीका है। एक तरीका है कि आप डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालो, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। या दूसरा आप क्या कर सकते हो कि उस पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, माइनस पी डॉट ई यूज करके आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। ओके, तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको चाहिए तो फटाफट नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ वाटर मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L from the line carrying linear charge density lambda. Find the force exerted on the water molecule. The shape of water molecule and the partial charges on H and O atoms are shown in the figure. ठीक है, ऑब्वियसली H2O होता है, उनके बीच का कुछ एंगल होता है, हमने पढ़ा भी है कि H2O जो है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन है, हमें फोर्स निकालना है बिटवीन और फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वाटर मॉलिक्यूल बाय द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि D इज मच मच लेस देन L। ऑब्वियसली आप अज्यूम कर सकते हैं, दिया नहीं है क्वेश्चन में बट समझ में आ रहा है ये मॉलिक्यूल है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो यहां हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, हम क्या निकालना चाहते हैं? इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं? इसका नेट डाइपोल मोमेंट। वो कैसे करें? अब यहां पे डाइपोल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां प्लस क्यू है, यहां प्लस क्यू है, यहां माइनस 2q है। तो डाइपोल क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। यहां तो वो चीज दिख नहीं रही है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा एक ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो ये जो माइनस 2q है
इसको मैं ऐसे अज्यूम करूंगा कि ये माइनस क्यू और माइनस क्यू है कि नहीं? ठीक है, -2q को मैं सिंपली अज्यूम करूंगा कि वो -q और -q है। अब ये +q और ये -q मिला के एक डाइपोल बन गया, ये +q और ये -q मिला के एक डाइपोल बन गया। यानी कि अगर इसका डाइपोल मोमेंट है p, और p का वैल्यू कितना होगा? p का वैल्यू हो जाएगा q इंटू डी। डिस्टेंस क्या है दोनों चार्जेस के बीच में? d। तो इसका भी जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा p। यानी कि सिंपली हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स का समेशन निकाल लेना है। और आप इतने स्मार्ट तो हो ही कि समझ जाओ कि इसका जो नया डाइपोल मोमेंट होगा, लेट्स से इसको p प्राइम कह लेते हैं, वो p प्राइम कितना हो जाएगा? वो p प्राइम हो जाएगा 2p cos θ/2। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नया डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? 2p cos θ/2 है कि नहीं? ओके, अब मैं क्या करूं? अब मेरे को फोर्स निकालना है। तो एक काम मैं ये कर सकता हूं कि मैं यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लूं, इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। ठीक है, एक डाइपोल के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। सिमेट्रिकली मैं इधर स्मॉल एलिमेंट लूं, उसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो फोर्स निकालूं, फोर्स को रिजॉल्व करूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। उस केस में मैं फोर्स निकाल सकता हूं। ठीक है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमारे पास एक और अच्छा तरीका भी है। क्या तरीका है? ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? -p.e। अब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। होगा कि नहीं होगा? चेक करके बताओ। ये इन्फिनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाता है? फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाता है 2k λ/r। और यहां पे क्या दिया हुआ है? r। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? ये डिस्टेंस दिया हुआ है l, तो मैं ले लूंगा 2k λ/l, है कि नहीं? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई -2p cos θ/2। p का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, फिर e का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया 2k λ/l, और cos थीटा भी आएगा। अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर? लेफ्ट की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट की तरफ। एंगल कितना उनके बीच में? 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया? उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। करेक्ट, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, F इज इक्वल टू -du/dr होना चाहिए, या लेकिन यहां पे हम डिस्टेंस कितना ले रहे हैं? L ले रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं -du/dl। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, वहां से हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये माइनस साइन यहां पे आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देख लेते हैं कांस्टेंट क्वांटिटीज कौन कौन सी है। P एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है? QD है। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। K तो कांस्टेंट है ही, लैम्डा कांस्टेंट है ही। तो सिर्फ जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो क्या है? वो है L। यानी कि बाकी सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, सिर्फ L को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, रादर 1/L को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। P का वैल्यू QD डाल देता हूं,